हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? देखिए बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10 सीबीएसई का अभी टर्म 2 का एग्ज़ाम हो रहा है, जिसमें नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका सोशल साइंस है। और जो आपकी तैयारी है जिस तरीके से अगर नहीं हुई रहेगी तो उस एग्ज़ाम में आप परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, क्योंकि इस बार बहुत ही पैचअप हो गया है क्वेश्चंस का, काफ़ी रैंडमली क्वेश्चंस उठ रहे हैं। इसलिए मैंने सोशल साइंस के हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लेके आए हैं। और होपफुली आप सभी को ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया गया, आपको एक्सप्लेन किया गया है। सारे क्वेश्चन आंसर आप देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और अगर आपको हमारे इसी तरीके के अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर अगर पसंद आते हैं, आप हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं बाय मैसेजिंग इन दिस व्हाट्सअप। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनीमोर। सबसे पहले मैं मेरे बारे में बता दूं। मेरा नाम अभिषेक कुमार है एंड मैं यूपीएससी, पीएससी, बैंकिंग, आईआईटी जेई, नीट और क्लास 1 टू 12 की जो क्लासेस है हमारे यहाँ होती हैं, आपको अवेलेबल हो सकती हैं। वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से पॉसिबल है, जिसमें ये हमारा ईमेल आईडी है abhi.upsc.12@gmail.com पे आप मेल भी कर सकते हैं और आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। इसी के साथ हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पे, जो कि आपके टर्म 2 के सिलेबस में आने वाला है, कि नेशनलिज्म इन इंडिया। व्हाट इज द नेशनलिज्म इन इंडिया? देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट वाज द मेन रीजन टू विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर व्हाट इज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या होता है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ था कब? 1919 में स्टार्ट हुआ था, और जिसको गांधी जी ने करवाया था। ठीक है। और ये इसलिए करवाया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कुछ तबाही मचा दी थी, कुछ गंद मचा दी थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान कर दिया था इंडियंस को, है ना। वो उनसे मनचाहे टैक्सेस कलेक्ट करते थे। उन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया, जलियांवाला बाग में हत्याकांड कर दिया, कई लोगों को मार दिया, है ना। कई तरीके की उन्होंने गलत गलत चीज़ें करी। और उसी टाइम पे 1919 में ही क्या हुआ था ना, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया हुआ था। कौन सा रिफॉर्म आया था? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म। चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया हुआ था उस टाइम पे। अब ये क्या होता है? एक्चुअली उस टाइम पे चार्टर एक्ट्स आते थे, आप सभी को पता होगा होपफुली, जैसे कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1813 का चार्टर एक्ट आया था 1833 का चार्टर एक्ट आया था। उसी तरीके से यहाँ पे 1909 में एक जब एक्ट आया था, तो ये डिसाइड किया गया था कि हर एक 10-10 साल में जो ब्रिटिश हुकूमत है वो क्या करने आएगी, जांच करने आएगी यहाँ पे कि भारत में कैसे अंग्रेज काम कर रहे हैं। तो 1919 की बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि उस टाइम पे मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म आया था। ठीक है। अब इस रिपोर्ट में कई सारी बातें कही गई थी। जैसे इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मतलब 1909 में ही ये बात कह दी गई थी कि आने वाले टाइम पे अगर कोई ऐसे कोई कमिटी बन के आती है अगर कंट्री में, तो उसमें इंडियंस भी होंगे और उनको भी राइट होगा डिसीजन लेने का। लेकिन 1919 की जो यहाँ पे कमेटी आई थी, उसमें इंडियंस को शामिल नहीं किया गया था। एक चीज़ यहाँ पे अच्छा हुआ था कि इसमें जो है सभी लोगों के लिए, यानी मेल हो या फीमेल हो, सबके लिए यहाँ पे वोटिंग राइट्स ला दिए गए थे। सबको वोटिंग राइट्स था कि वोट कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जनरल असेंबली के इलेक्शन हो रहे थे। अब ये एक माहौल था। और दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी 1919 के टाइम पे हमारे इंडिया में, मतलब यहाँ पे एक बंदे को भेजा गया था इंग्लैंड से, उसका नाम था रॉलेट। ठीक है। जिसका नाम क्या था? रॉलेट। जिसको कहा जाता है, इन्होंने रॉलेट को कहा गया, सर सिडनी रॉलेट इनका पूरा नाम था। इनको इंडिया भेजा गया था, जिसमें ये बताया गया था कि मतलब इन्होंने ये कहा था कि मैं जाके किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे जो है किसी तरीके का परमिशन की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, मैं किसी को भी अरेस्ट कर सकता हूँ। ये इनका डिमांड था। ओके। तो खाली शक के बिना पे किसी को भी अरेस्ट कर सकते थे। और दूसरी तरफ पंजाब के जो क्षेत्र था, वहाँ पे पंजाब के एरिया में मार्शल लॉ वहाँ पे अप्लाई था, मार्शल लॉ। अब इस मार्शल लॉ में क्या था? इसका मतलब ये था कि भीड़ वहाँ इकट्ठी नहीं हो सकती, कोई भी भीड़ वहाँ पे इकट्ठी नहीं हो सकती, वरना वो लोग उसको गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा कुछ था। लेकिन उसी टाइम पे अब पंजाब में सीधे साधे लोग हैं भाई, वहाँ के गांव वालों को थोड़ी ना पता होगा कि अगर ब्रिटिश हुकूमत कोई रूल बनाती है तो वहाँ पे अमृतसर में क्या हुआ ना, जो जलियांवाला बाग है, 13 अप्रैल की डेट है दोस्तों, 13 अप्रैल, है ना। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ वहाँ पे जलियांवाला बाग में, अमृतसर में, दो वहाँ पे बंदे थे, मतलब कि एक था डॉक्टर किचलू और एक और भाई साहब थे। ओके।
तो तो वहाँ पे उनको जो है अरेस्ट कर लिया गया था, जो कि हमारे देश के लिए वो लोग लड़ रहे थे आज़ादी के लिए। तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो उस अरेस्ट के अगेंस्ट में लोगों ने वहाँ पे एक बैठक बुला रखी थी। तो जलियांवाला बाग ऐसा था जैसे ये एंट्री गेट है मान के चलिए, तो चारों तरफ से इस तरीके से यहाँ वॉल लगी हुई थी। सारी तरफ से जो है यहाँ पे जो दीवार है वो क्लोज थी, केवल एक ही एंट्री था और एक ही एग्जिट था यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी लोग यहाँ पे देखिए एक चबूतरा टाइप का बना हुआ था, यहाँ पे लोग जो है स्पीच दे रहे थे, यहाँ पे एक दूसरे को समझा रहे थे, बातें कर रहे थे कि भाई हमको जाना है, इसके लिए बात करेंगे ब्रिटिश हुकूमत से, सामान्य तरीके से बात कर रहे थे लोग। लेकिन तभी जो है जनरल डायर आता है और वहाँ गोलियां चलाना स्टार्ट कर देता है और सभी लोगों को वहाँ पे मार देता है, हजारों लोगों को मार देता है, महिलाओं को, बच्चों को, है ना, और बूढ़ों को भी मार देता है, किसी पे भी दया नहीं दिखाते, बिना वार्निंग के मार देते हैं। अब ये सब इंसिडेंट हुआ, उसके बाद ना यहाँ पे क्या हुआ, 1919 में ही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। क्या स्टार्ट हुआ था? खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट क्या है इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने लाया, इसका कॉज क्या है विड्रॉल का, ये पूछ रहा है। तो नॉन कॉपरेशन क्यों लाया गया ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि देश में बहुत सारी उटपटांग चीज़ें, अजीब सी घटनाएं घट रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, और वो लोग जो है काफ़ी टारगेट करके लोगों को यहाँ पे पनिश कर रहे थे। तो इस तरीके से गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लेके आए। इसमें हर चीज को, जो भी फॉरेन गुड्स है उसको क्या करना था इन लोगों को, मतलब कि बाइकआउट करना था। सभी फॉरेन गुड्स को इन लोगों ने बाइकआउट किया भी, है ना। जैसे कि कपड़ों को इन्होंने क्या कर दिया, आग के हवाले कर दिया, जला दिया सबको, है ना। और जितने भी फॉरेन गुड्स है सबको इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया और मना कर दिया, और टैक्स पे करने से भी मना कर दिया। फिर क्या होता है, मतलब यहाँ पे अब ये सब हो रहा था तो वो भी परेशान थे, तो अंग्रेजों को चाहिए था कि इन लोगों का ये मूवमेंट कैसे रोका जाए। तो इन लोगों ने गेम खेला और किस तरीके से किया कि देखिए कॉज क्या था विड्रॉ का, इसी में इसका आंसर छुपा हुआ है। तो पहला यहाँ पे आंसर है आपके सामने कि ड्यू टू द चौरी चौरा इंसिडेंट वेयर 22 पुलिसमैन वेयर बर्न्ड अलाइव, महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विड्रॉ द मूवमेंट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे चौरी चौरा नाम की एक जगह थी, वहाँ पे भारतीय जो है, इंडियंस जो है वो नारेबाजी कर रहे थे। उसी टाइम पे ब्रिटिशर्स ने उनको जो है गाली गलौज करना स्टार्ट कर दिया। तब ये लोग गुस्से में गए और गुस्से में जा करके 22 पुलिस वालों को थाने के अंदर ही आग लगा दी, जिसकी वजह से गांधी जी तो आपको पता ही है कि नॉन वायलेंस की पुजारी थे, है ना। तो इन्होंने क्या किया, पूरा मूवमेंट जो है विड्रॉ करा लिया। अब इससे बहुत लोग नाराज भी हो गए थे, ये भी बात है, लेकिन हमारा आंसर क्या क्या है हम उस पर फोकस करते हैं। ही फेल द मूवमेंट वॉज टर्निंग वायलेंट इन मेनी प्लेसेस एंड सत्याग्रह इज नीडेड टू बी ट्रेंड प्रॉपरली फॉर मास मूवमेंट। अब इनको ये फील हुआ कि जो कई जगहों पे ये जो मूवमेंट चल रहा था वो नॉन वायलेंस की तरफ ना जा करके वायलेंट ही होते जा रहा था, और जितने भी सत्याग्रही थे जो वहाँ नारेबाजी कर रहे थे, जो मास मूवमेंट था, उनको ये अच्छे से ट्रेनिंग नहीं मिल पाई थी शायद कि कैसे वो अपने आप को संभाल के रखें और मास मूवमेंट को कैसे प्रॉपरली आगे बढ़ाएं। ये बात गांधी जी को फील हुआ, इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट वापस ले लिया। थर्ड कॉज है यहाँ पे विद इन द कांग्रेस सम लीडर्स वेयर टायर्ड ऑफ मास स्ट्रगल एंड दे नो वांटेड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। कुछ लीडर्स जो थे, जैसे चित्तरंजन दास हो गए, मोतीलाल नेहरू हो गए, ये लोग मास मूवमेंट करते करते थक चुके थे। क्योंकि देखिए दोस्तों, एक सिंपल फैमिली से रहने वाले बंदे, अगर उनको आंदोलन में या मूवमेंट में आप लेके जाते हो तो थोड़े दिनों के लिए भी सही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उनको बोलोगे कि आप हमारे साथ मूवमेंट करो, तो भाई अगर वो कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, उनके बच्चों को क्या खिलाएंगे और खुद क्या खाएंगे, और एनर्जी नहीं रहेगी तो मूवमेंट कहाँ से कर पाएंगे। यही वजह ये भी था कि जिसकी वजह से सुभाष चंद्र बोस जो अपने सोल्जर्स को लेके आ रहे थे इंडिया, लेकिन इंडिया में क्या है, सोल्जर्स लड़ते लड़ते अंग्रेजों से हार जाते हैं। कारण यही है कि उनका उनका पेट नहीं भर पाता, उनके पास अनाज नहीं होते खाने के लिए। तो ये बहुत जरूरी था, तो इसलिए गांधी जी ने ये मूवमेंट जो है वापस ले लिया। नेम थ्री मेन सत्याग्रह, सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी सक्सेसफुली इन फेवर ऑफ पीजेंट्स। किसानों के फेवर में कौन कौन से ऐसे मूवमेंट चला है इसके बारे में बताना है 1916 एंड 1917 के पास में। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, इसका आंसर ये है दोस्तों कि आफ्टर अराइविंग इन इंडिया महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज सेवरल सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। इंडिया पहुंचते ही, क्योंकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, साउथ अफ्रीका में थे, वहां से इंडिया आते ही उन्होंने कई सारे मूवमेंट चलाए, जैसे कि चंपारण सबसे पॉपुलर है, फिर खेड़ा है और अहमदाबाद है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, इन 1917 ही ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट टू स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन प्लांटेशन सिस्टम। मतलब क्या होता है ना, 1917 के पास में जब देखिए 1915 में, जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं। गांधी जी इंडिया आते हैं तो उनकी स्पीच को वहां पे एक बैठा बंदा सुन रहा होता है, जिसका नाम होता है राजकुमार शुक्ला। क्या नाम रहता है? राजकुमार शुक्ल।
ये बंदा जो है उनकी बातों को सुन रहा होता है, तो ये काफी इंस्पायर होता है और जाके उनसे मिलता है और कहता है कि गांधी जी आप हमारे गांव आइए, यानी चंपारण आइए। ठीक है। और वहां आकर के ब्रिटिशर्स हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं। हमारा हमारा जो लैंड एरिया है, हमारा जो फार्म है, उसका 3/4 पार्ट में हमको जो है यहाँ पे इंडिगो की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। किसके लिए? इंडिगो फार्मिंग करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो इंडिगो हम लोग क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि जर्मनी में दोस्तों ऑलरेडी डाई आ चुकी थी। डाई एक कलर था, ठीक है, और इंडिगो भी कलर लगाने के लिए यूज किया जाता था, तो इंडिगो डाई को बीट नहीं कर पा रहा था, तो इनका नुकसान ही होता है किसानों को। तो इसलिए इन्होंने मना कर रहे थे, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। तो इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने वहां पे मूवमेंट चलाया और उनको विजय हासिल हुई। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं, इसी मूवमेंट के टाइम पे क्या हुआ, गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा के टाइटल दिया था। ओके। अब देखिए नेक्स्ट है खेड़ा मूवमेंट। खेड़ा मूवमेंट चला 1917 में। He organized a satyagraha movement in support of Kheda peasants in Gujarat. These peasants were very much worried due to the crop failure and a plague epidemic. Since they could not pay the revenue, they demand relaxation in the revenue collection. देखिए, खेड़ा में क्या हुआ ना दोस्तों, खेड़ा में जो वहाँ के फार्मर्स थे उनसे टैक्स वसूला जाता था। एक तरफ तो वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, एक तरफ किसी तरीके का रेनफॉल वहाँ देखने को नहीं मिल रहा था, नो रेनफॉल था, और इसकी वजह से वहाँ पे रिवेन्यू ये लोग जनरेट नहीं कर पाए थे, इनकी फार्मिंग उतनी अच्छी हो नहीं पाई थी, क्रॉप प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हुआ था। दूसरी चीज़, वहाँ पे एक पैंडेमिक कंडीशन भी बना हुआ था। किस तरीके से? क्योंकि वहाँ पे प्लेग नाम की एक बीमारी जो है, जिस तरीके से कोरोना फैली हुई थी वैसे ही प्लेग फैली हुई थी। तो प्लेग में काफ़ी दिक्कत हो रही थी लोगों को, जो है वोमिटिंग हो रहे थे और लूज मोशंस हो रहे थे, काफ़ी लोग मर रहे थे। जिस मोहल्ले से प्लेग किसी एक को हो जाता था तो सारे लोग ख़त्म हो जाते थे। तो इसके लिए इन लोगों ने रिलैक्सेशन मांगा, लेकिन इनको जो है ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं देना चाहा। तो इसी के अगेंस्ट में गांधी जी ने यहाँ पे जा करके मूवमेंट चलाया और मूवमेंट में उनको विजयी मिली और वो फाइनली जीत जाते हैं और किसानों को टैक्स फ्री, मतलब कुछ हद तक राहत करा देते हैं, है ना। जो कि टैक्स इतनी ज़्यादा कॉस्ट वहाँ पे लिया जाता था उसमें उनको हेल्प मिल गई। फिर अब देखिए खेड़ा हो गया। अब उसके बाद थर्ड इनका था आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो मूवमेंट था। इसमें क्या हुआ, 1918 की बात है। ही वेंटेड टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग द वर्कर्स ऑफ द कॉटन मिल्स। जो वहाँ पे अहमदाबाद में जो कॉटन मिल्स के जो वर्कर्स थे उनके लिए इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाया और फर्स्ट हंगर स्ट्राइक करा यहाँ पे। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूं आपको कि यहाँ पे क्या हुआ था ना दोस्तों, कि जो ये वर्कर्स थे वहाँ पे भी क्या बीमारी जो फैली हुई थी प्लेग की, जैसे कि हमने पढ़ा पिछले टॉपिक में, तो इनको भी क्या चाहिए था ना, बोनस चाहिए था। इनको बोनस चाहिए था अपने लिए, तो ये बोनस के लिए स्ट्राइक कर रहे थे, मैं आपको बता दूं। और इनकी डिमांड थी कि हमको जो है लगभग हमारी सैलरी की 50% बोनस चाहिए। और जो वहाँ के मिल ऑनर्स थे वो कह रहे थे कि आप 9% तक का बोनस ले लो, अधिक से अधिक 11% तक का ले लो, इससे ज़्यादा हम आपको बोनस नहीं दे सकते, है ना। तभी जगह गांधी जी से इन्होंने कांटेक्ट करा और गांधी जी ने कहा आप बैठे रहो वहाँ पे स्ट्राइक पे। उसके बाद वो आए और यहाँ पे हंगर स्ट्राइक करते ही जो मिल ऑनर्स थे उन्होंने इनको जो है 35% में, गांधी जी ने कहा ना आपका ना इनका, 35% में आप इनको बोनस दे दो बोल के। और फाइनली इनको बोनस मिल गया और गांधी जी को भी यहाँ विजय मिल गई। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या है, देखिए सत्याग्रह वॉज अ नोवल मेथड ऑफ अ मास एजिटेशन। सत्याग्रह कैसा है, एक बहुत ही पवित्र रास्ता है जिसमें मास, मतलब कि काफी बड़ी आबादी को आप इकट्ठे कर सकते हो। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह इम्फेसिस अपॉन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। सत्याग्रह किस बारे में रहता है, सत्याग्रह जो है ये किसके बारे में है दोस्तों, ये ट्रूथ के पावर के बारे में लोगों को बताता है और लोगों को इसकी खोज में भी हेल्प करता है, सच्चाई की खोज में भी हेल्प करता है सत्याग्रह जो है। इसका नाम से ही पता चल रहा है सत्य आग्रह, मतलब कि सत्य की आग्रह करना, यानी निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना सत्य की। इट सजेस्टेड दैट इफ कॉज वॉज ट्रू एंड इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेसर। मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कि आपका जो कॉज है जिस वजह से आप जो है डिमांड कर रहे हो वो भी सत्याग्रह तरीके से, सत्याग्रही बन करके, तो आपको जीत जरूर मिलेगी, क्योंकि आपका जो तरीका है वो बिल्कुल सही है और जो आपको ऑपरेसर्स हैं, जो आपको दबाने वाले हैं, वो उनकी हार हो जाएगी। थ्रू नॉन वायलेंट मेथड ऑफ सत्याग्रह could appeal the conscience
conscience of the oppressor by the power of truth which was bound to win। फाइनली यहाँ पे क्या होता है, इस नॉन वायलेंस को फॉलो करते हुए, इसके मेथड को फॉलो करते हुए, यानी सत्याग्रह और नॉन वायलेंस के मेथड को इन्होंने फॉलो करा, और फाइनली इन लोगों ने जो ब्रिटिशर से जो अपील करी थी उनको जो है यहाँ पे ट्रूथ के लिए, ट्रूथ की पावर की यहाँ पे जीत होती है, और फाइनली ये जो है जीत जाते हैं, और हर प्रकार की जो भी इनकी डिमांड होती है वो पूरी की जाती है ब्रिटिशर्स के थ्रू। आखिरकार ब्रिटिशर्स को इनके सामने घुटने टेकने पड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द प्लांटेशन वर्कर अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ स्वराज, एक्सप्लेन। तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उन्होंने स्वराज की बात को कैसे समझी। तो स्वराज का जो नारा है ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग टाइम पे दिया था। जैसे मैं आपको बता दूं कि 1921 की बात है, 1921 से 1924 के बीच की बात है। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे और श्री चित्तरंजन दास जी, उन्होंने स्वराज का नारा सबसे पहले दिया था दोस्तों। उसके बाद जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी स्वराज का नारा दिया था। तो अलग अलग लोगों ने स्वराज का नारा दिया था। स्वराज का मतलब होता है खुद का राज। और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज का नारा सबसे पहले दिया था, सबसे फर्स्ट। ओके, ये स्वराज की ही डिमांड कर रहे थे। अब द प्लांटेशन वर्कर अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ स्वराज। अब उन्होंने समझा कैसे, प्लांटेशन वर्कर ने, देखिए, द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कॉन्फाइंड स्पेस इन विच दे वेयर इनक्लोज। तो उनको ये बताया गया कि अगर आपको स्वराज मिल जाती है तो आप कहीं भी आ जा सकते हो, आप आज आपको लगभग आज़ादी मिल जाएगी और आप अपने सारे डिसीजन ले सकते हो अपने हिसाब से। इट मीन रिटेनिंग अ लिंक अ विलेज फ्रॉम विच दे हैड कम। और इसका मतलब ये भी हो जाएगा कि आपके जो गांव है जहाँ पे जो बुरी हालत है लोगों की, उसमें भी आपको अच्छा, मतलब कि आपको जो है वहाँ पे सोवेर्निटी दे दी जाएगी, आपके साथ लिबर्टी बरती जाएगी, आपके साथ अच्छा व्यवहार होगा, किसी तरीके का कोई गलत इंप्रेशन नहीं होगा ब्रिटिशर्स के थ्रू। क्योंकि स्वराज आएगा तो आपका खुद का राज रहेगा, आप अपने हिसाब से अपने लिए डिसीजन ले सकते हो और अपने गांव को भी डेवलप करा सकते हो। दे इंटरप्रिटेड द स्वराज इन देयर ऑन वेज, imagining it to be a time when all suffering and all troubles would be over। स्वराज की बात को उनको कुछ इस तरीके से समझाया गया कि वो इंटरप्रेट करने लग गए दोस्तों, यानी ऐसा अनुमान लगाने लग गए और इमेजिन करने लग गए कि उनकी जितनी भी तकलीफें हैं, जितना भी सफ़र है, जितना भी ट्रबल है, वो सारा चीज़ खत्म हो जाएगा आफ्टर एट ज्वाइनिंग द स्वराज। तो ये इनका मेन पर्पस था स्वराज का दोस्तों। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एक्सप्लेन एनी थ्री इफेक्ट ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, जैसे कि मैंने बताया कि गांधी जी ने सभी वेस्टर्न गुड्स को मना कर दिया था, तो इसका क्या इम्पेक्ट पड़ा वह इंडिया की इकोनॉमी पे उस टाइम पे, यानी 1919 के अप्रोक्स। देखिए इसके कुछ इम्पैक्ट्स पड़े यहाँ पे, कुछ मेसिव इम्पैक्ट पड़े। कैसे, देखिए, फॉरेन गुड्स वेयर बाइकॉटेड, जो फॉरेन गुड्स था उसको बाइकआउट कर दिया गया। लिकर शॉप्स वेयर पिक्टेड, वहाँ पे उसको भी बंद कर दिया गया। फ्रॉम क्लॉथ, फॉरेन क्लॉथेस वॉज बर्न इन ह्यूज बर्न फायर्स, जो विदेशी कपड़े थे उसको भी जला दिया गया काफ़ी गहरे क्वांटिटी में, है ना, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में विदेशी कपड़ों को, फॉरेन कपड़ों को सब लोगों ने जला दिया। द वैल्यू ऑफ imported cloth held between 1921 to 1922, its value decreasing from 102,000 to 57,000। मतलब देखिए, जो फॉरेन गुड्स इंडिया में जो आते थे, है ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे इस दौरान, जब इन्होंने 1919 में जो इम्पैक्ट अपना छोड़ा, 1990 से 1922 तक ये मूवमेंट चली थी, तो काफ़ी लंबा चली थी दोस्तों, एटलीस्ट 3 इयर्स चली थी ये। तो इस बीच में क्या हुआ, जो फॉरेन गुड्स जो आते थे, फॉरेन कपड़े आते थे, लगभग लगभग देखिए यहाँ पे, मतलब लगभग आप बोल सकते हैं कि लगभग वन था, मतलब कि आपका है 102,000 से लेकर के 57,000 तक वो आने बंद हो चुके थे, कम हो चुके थे उतने जो हैं। इन मेनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूजेस टू ट्रेड द फॉरेन गुड्स। कई जगहों पे जो यहाँ के इंडियन जो मर्चेंट्स थे और जो ट्रेडर्स थे, इन्होंने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि हम फॉरेन गुड्स को सप्लाई नहीं करेंगे। और इसका जो है फाइनेंस, जो फॉरेन फाइनेंस था ट्रेडिंग पे, फॉरेन फाइनेंस ट्रेडिंग पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, है ना, क्योंकि इन लोगों ने पूरे तरीके से बंद कर दिया था, इंडिया के लोगों ने, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे आपके गुड्स को बोल के। पीपल बिगेन डिस्कार्डिंग फॉरेन क्लॉथ एंड वियरिंग इंडियन वंस। लोगों ने क्या किया था कि फॉरेन कपड़ों को छोड़ दिया था और इंडियन कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए, स्पेशली खादी। द प्रोडक्शन ऑफ इंडियन हैंडमिल्स वेंट अप। जो इंडिया के हैंडमिल्स थे, जो हाथ से चरखा बनाने का जो नारा गांधी जी ने दे रखा था लोगों को, वो जो है दोस्तों फिर से स्टार्ट हो जाता है।
तो होपफुली आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. इफ़ यू वांट टू परचेस माय कंप्लीट कोर्स ऑफ दिस सीजन यू कैन टेक्स्ट मी इन दिस माय व्हाट्सअप नंबर. ओके दोस्तों, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन. होपफुली आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा. अगर आपको ये लेक्चर सही लगता है तो आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. इस तरीके से हम आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर देते रहेंगे. और बिल्कुल टर्म टू आ गया है. सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू अपने एग्ज़ाम के लिए. खूब मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए. जय हिंद.